5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को एक बड़ा जश्न मनाने का मौका दिया है। हिंदी पट्टी में मिली जीत से गदगद बीजेपी की खुशी संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन खूब दिखी है। संसद के भीतर भी तीसरी बार मोदी सरकार जैसे और बार बार मोदी सरकार जैसे नारे लगे हैं, तो वहीं बाहर पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताते हुए विपक्षी दलों को लगे हाथों सीख भी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लोग हारे हुए हैं वो संसद में अपनी हार का गुस्सा न निकालें। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली बहुमत से पीएम मोदी प्रसन्नचित्त दिखे और कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्षी दलों को सकारात्मकता के साथ सदन चलाने देना चाहिए। उनके यानी विपक्ष के लिए सुनहरा अवसर है। संसद सत्र में हार का गुस्सा निकालने की योजना न बनाएं, बल्कि पराजय से सीखें। उन्हें 9 साल की नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़कर इस सत्र में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इससे देश का उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण भी बदलेगा। ये कहना है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, विपक्ष के दलों को, उनके सांसदों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आइए दिखाते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर किन शब्दों का इस्तेमाल किया है जब वो संसद में विपक्षी दलों के सांसदों से जिस आचरण की बात कर रहे, जिस आचरण की उम्मीद कर रहे थे, तो उनके शब्द कैसे थे, आइए देख लेते हैं। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी। आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और आइए आज के सवाल भी दर्शकों के सामने रख देते हैं कि ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, जो कि इन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद निकलकर सामने आए हैं, जिन पर खुलकर वाद विवाद और चर्चा होनी चाहिए। एक सवाल कि क्या कांग्रेस ने क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा जताकर भयंकर गलती कर दी है? आला कमान को सब कुछ अपने छत्रपों पर नहीं सौंपना चाहिए था? क्या बीजेपी ने केंद्रीय टीम उतारकर जनता में एक स्पष्टता दी और उनको अपनी तरफ लुभा लिया? क्या बीजेपी ने लोकसभा और के जो चुनाव हैं उसको दक्षिण भारत, उत्तर भारत 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया है? क्या कांग्रेस ने इंडिया के घटक दलों को साथ न लाकर एक गलती की? और क्या कांग्रेस तार्किक मुद्दों के भरोसे बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती है, बीजेपी को नहीं हरा सकती है? ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हुआ है। इस पर भी समझेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, ये उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अनिल सर, आपसे ही शुरुआत करती हूँ, आपके पास समय की कमी है, तो आप इन 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और हिंदी पट्टी में जिस तरह से कांग्रेस को एक करारी हार में कहूंगी कि स्पष्ट बहुमत जो है बीजेपी के साथ चला गया, किस तरह से देखते हैं? क्या क्षत्रपों पर जो क्षेत्रीय नेता है उन पर सारा दारोमदार सौंप देना कांग्रेस की भयंकर गलती? ये देखिए, इसको करारी हार शब्द का इस्तेमाल हमको लग रहा है क्या कि कांग्रेस के साथ ज्यादती होगी। ये हार है। 40% उनको एवरेज सब मिलाकर तीनों स्टेट्स में करीब करीब वोट आए हैं, 40% के आसपास, उससे 1-2% ज्यादा ही आया है। तो ये करारी हार शब्द जो जिस तरह से मीडिया, गोदी मीडिया इसको प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये एक डिबैकल है, और ऐसा है नहीं। मतलब मुझको लग रहा है कि ये एग्जैजरेशन है।
जिससे कि बचना चाहिए मीडिया को। मीडिया चूंकि पक्षपाती है इसीलिए इसी तरीके से देखता है, उसका दोष नहीं है। जी। एक तो ये बात मैं कहूंगा कि करारी हार नहीं है, हार है ये, और आम जो हार होती है उसी के बराबर है। ये करारी हार आप कह सकती हैं कि मध्य प्रदेश में जरूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वोटों का फासला काफी ज्यादा है, और वो करीब करीब 50% मतलब 49% वोट ले आए। तो जी। ये एक करार, इसको आप कह सकती हैं कि एक बहुत बड़ी हार है। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये जो आपने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं, ये सारी चीजें हैं, मतलब कि क्षेत्रीय नेताओं पर, जिस क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा नहीं, ये कांग्रेस फेडरलिज्म का उसने पालन किया जी। कि जो लोकल लीडर्स थे उनको भरोसा किया। इसमें उसने कोई सैद्धांतिक गलती की है ये मैं नहीं मानता। एक रणनीतिक भूल ये थी कि जो पुराने लोग हैं, कमलनाथ इमरजेंसी के समय से मतलब 70 से पॉलिटिक्स में है, कमलनाथ पर यह जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी, उनको मुक्त करना चाहिए था, नई लीडरशिप लानी चाहिए थी। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने तेलंगाना में किया तो उसका फायदा मिला। तो ऐसा ही गहलोत के साथ, ये भी 70s के ही लीडर हैं। तो इतने पुराने लोगों को अनुभव का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इनके ही हाथ में नहीं देना चाहिए था। एक तो इनका खुद का वेस्टेज इंटरेस्ट भी है जी। दूसरा है ताकि ओवर द इयर्स कुछ लोगों का पसंद, एक टोली बन गई है इनकी, जो कॉकस जिसको आप कहते हैं, तो वो उससे मुक्त करना चाहिए था कांग्रेस, जरूर है। दूसरा जो आपने ये भी मैं देख रहा था जो स्क्रीन पर, कि इन्होंने ये जो इंडिया गठबंधन को सामने रखना था, ये इसमें पिछू के ये भी गलती थी, लेकिन उससे अरिथमेटिकली अंकगणित में कोई अंतर नहीं पड़ा। चाहे जेडीयू हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, ऐसा कोई परफॉर्मेंस वहां मध्य प्रदेश में नहीं दिखाया है जिससे लगता कि इनके आने से मतलब नहीं आने से कांग्रेस हार गई है। लेकिन इसका एक मोरल, जिसको आप कहते हैं परसेप्शन का वार जीतने में आसानी होती। तो मैं आपको ये मतलब इसको हमको लग रहा है क्या कि चुनाव का विश्लेषण करने का हमारा तरीका कांग्रेस सेंट्रिक नहीं हो करके, कांग्रेस सेंट्रिक क्यों हो, हमारे लिए अगर हम निष्पक्ष पत्रकार हैं तो हम पूरी उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में करेंगे, लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में उसकी करेंगे कि इसका क्या अर्थ है, ये चुनाव जीतने का, बीजेपी के चुनाव जीतने का क्या अर्थ है, इसको मतलब डिकोड करने की जरूरत है, इसको डेसिफर करने की जरूरत है। ये जो है कि कांग्रेस अब हार गई, ये है 2024 के लिए पिच बनाने की जो कोशिश कर रहा है गोदी मीडिया, उससे बचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तीनों राज्य में 2018 में चुनाव हारी थी ये बीजेपी, और उसके बाद 2019 में उसने लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आप इसको क्या कहेंगी। तो इसीलिए वहां कांग्रेस की 6 सीटें ये तीनों राज्य मिला करके लोकसभा में उसको आई, जबकि तीनों राज्य उन्होंने जीता था ठीक 6 महीने पहले, मतलब जैसा अभी हुआ है वैसे ही समय में उन्होंने ये 3 राज्य जीते थे। मैं एक और आपको इसमें बताना चाहता हूं कि मीडिया इसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है और कितना, मतलब मुझको बार बार गोदी मीडिया के बारे में बोलना मुझको भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी मीडिया का हिस्सा है। जिंदगी के 40 साल हमने दिए हैं पत्रकारिता में, सारे संस्थानों में काम किया है, बड़े संस्थानों में ये। लेकिन जिस तरह का चल रहा है वो कितना गलत है। देखिए अभी क्या, एक रिपोर्ट में देख रहा था, सबसे तेज चैनल की एक रिपोर्ट थी, मतलब उसका टेक्स्ट वर्जन देख रहा था मैं। वो कह रहे हैं कि 97% आबादी, 57% पॉपुलेशन एंड 58% जो भूगोल है, ज्योग्राफी मतलब एरिया है, वो उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये बात उन्होंने 2018 में कब कही थी, 2018 में यही कांग्रेस जीत गई थी। तो ये इस तरह का उन्होंने नहीं लिखा कि 2018 में नहीं लिखा कि विपक्ष ने 58% भूगोल और 57% आबादी पे कब्जा कर लिया, ऐसा तो नहीं लिखा था जी। तो आज क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सारा आपका एनालिसिस मोदी जी के पक्ष में है। अब एक और लाइन बस लास्ट, मतलब इस समय का मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी के जो भाषण अभी हो रहे हैं, यही इम्प्लीकेशन है। इस हार की समीक्षा इसलिए होनी चाहिए कि बड़बोलापन उनका बढ़ रहा है, रिप्रेशन जो होगा, अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रहार होंगे, देश को डिवाइड करने के जो और भी औजार हैं
उसका किस तरह वो इस्तेमाल करेंगे, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए करेंगे, वो इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये हार कांग्रेस की नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। तो अगर ये इनको जो मौका हथियार मिला है उसका बहुत बुरा इस्तेमाल होगा, इसके बारे में हमको सचेत होना चाहिए। लेकिन ये वोटर्स जो है, जो मतदाता है, इसमें कहीं ना कहीं स्पष्टता की कमी रही। अगर मैं खास करके मध्य प्रदेश की बात कहूं तो राजस्थान में तो चलो जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे मतदाता ने जो है अपना रुझान दिखाया और अपना फैसला लिया है। हमारे साथ अजय शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और जो नतीजे सामने आए हैं और कांग्रेस को जिस हार का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि जो भी लिबरल विचारधारा के लोग हैं उनका कहना है कि इस हार को जो है अलग अलग पैमाने पर जो है परखना चाहिए, इसका आकलन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और इसको कांग्रेस की एक करारी हार की तरह नहीं देखना चाहिए। कहना अनिल सिन्हा जी का है। अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप इस हार को कैसे देखते हैं? बेशक हम ये कहें कि वोट फीसद में कोई सेंध नहीं लगी है, लेकिन कई जगह छत्तीसगढ़ का भी मैं देख रही थी कि जैसे टीएस सिंह देव हार गए वहां से, फिर एक और जो मुस्लिम कैंडिडेट है कांग्रेस के वो हार गए। वहां पर जो है सांप्रदायिक तनाव बना हुआ था, इसका भी फायदा लेने में जो है कांग्रेस जो है चूक गई। कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का एजेंडा अपनाने की कोशिश करती हुई कांग्रेस नजर आती है तो उसको जनता का साथ नहीं मिल पाता। अजय सर, आप कैसे देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस को इस बात के लिए तो चलिए दुख होना चाहिए कि उन 2 राज्यों में उनकी सत्ता चली गई। एक तीसरे राज्य में उनको आने की उम्मीद थी, वो टूट गई। लेकिन तेलंगाना में बहुत अच्छी जीत दर्ज करा के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पूरे दक्षिण भारत का रास्ता बंद कर जी। एक नंबर है बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को मिठाई बांटनी चाहिए। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि गहलोत की अगुवाई में चुनाव लड़ा और उसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी का 2018 में जब विधानसभा हुआ था उस समय के चुनाव से इस बार के चुनाव में वोट फीसद बढ़ गया है। और वोट परसेंट उसी से नहीं बढ़ा है। उसके बाद में 2019 में कांग्रेस पार्टी वहां एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, इन्हीं गहलोत के रहते हुए जी। और जो भी कोई खेल हुआ उसके बाद में तब से करीब करीब 19% वोट कांग्रेस पार्टी ने और ज्यादा दिए। अब आप समझिए 19%, थोड़ा बहुत नहीं। सचिन पायलट अपनी सीट तो जीत सके, लेकिन जो युवा चेहरा और दुनिया की बात लोग करते हैं उनको बता दूं कि न खुद जितवा सके कुछ लोगों को, अपने लोगों को भी, ना अपनी जाति का वोट दिला सके, ना ही और कुछ कर सके। यानी कांग्रेस की वो कोई मदद नहीं कर सके, वो सिर्फ खुद जीत सके। लेकिन गहलोत ने न सिर्फ अपनी सीट जीती, बहुत सी सीटें जितवाई। राज्य जरूर गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछले चुनाव के मुकाबले जो इस समय है उनसे करीब करीब 2% वोट ही ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2018 के मुताबिक भी ज्यादा है और 2019 के मोदी चेहरे पर लड़े गए चुनाव में इस बार भी मोदी चेहरे पे लड़ा गया था जी। साफ उसके बाद हालत यह है 19% वोट घट गया है। तो ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि कांग्रेस को खुश इसलिए होना चाहिए कि आने वाले वक्त में जिस राजस्थान में उसके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है, कम से कम इस आधार पर वो 10 से 12 सीटें जीत सकती है। एक छोड़िए, आइए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। मैं कहता हूं कमलनाथ जी ने इतना बेहतरीन चुनाव मैनेज किया है कि मैं उन्हें बधाई देता हूं। नहीं तो वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जितने युवा चेहरे थे, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे जो भी जी, अधिकतर चुनाव हार गए। लेकिन कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले और उसके आसपास के इलाकों में कांग्रेस को हारने नहीं दिया। और जहां जहां जिन लोगों को, चाहे दिग्विजय जी हो चाहे और हो, दिग्विजय जी के बेटे लड़ रहे थे, तो वो सब लोग जो है, जो ये युवा चेहरे थे, वो सब चुनाव हारे।
लेकिन सर अब सिंधिया जी सुन लीजिए जी 2019 के चुनाव के मुताबिक देखें तो कांग्रेस पार्टी ने 6% वोट अधिक पाया है, 6% से भी ज्यादा। और यदि हम 2018 के मुताबिक देखें तो कमलनाथ जी ने वोट कांस्टेंट रखा है, टूटने नहीं दिया। और राहुल गांधी की यात्रा का असर सब जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं। थर्ड, आइए अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि वहां पर भी मोदी के ही चेहरे पे, तीनों जगह मोदी चेहरे पे लड़ा गया जी, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने 2019 के मुकाबले अपने वोट प्रतिशत में, वोटों में बढ़ोतरी करी है। यदि ये लोकसभा का चुनाव होता तो कांग्रेस पार्टी कम से कम 5 सीटें जीतती वहां जी। और आज जो चुनाव हुआ है उस चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी वहां पर 4% करीब वोट कम है उसका। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करके 4 भी नहीं, 4 से भी कम। तो आप ये सोचिए, इस स्थिति में लाया है कि भाजपा जरूर बढ़ी है, बढ़ने की वजह सभी जगह एक ही है, नफरत, हिंदुत्व जो आप कह रही हैं वही है। आप जो पूछना चाह रही थी वो पूछ लिए। तेलंगाना की जीत एक और बता दूं, तेलंगाना की 100% 2 कारणों से है। एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा रेड्डी की कमान, जो जेल में भी इन्होंने भेजा था नरेंद्र मोदी ने, उसके बावजूद उन्होंने पूरी लड़ाई जारी रखी, जी जान से रखी, उससे फायदा मिला है। जी अनिल सिन्हा जी, क्योंकि हमारे साथ थोड़े समय के लिए जुड़े हुए थे, उनसे एक सवाल कर लेती हूँ। सर, मध्य प्रदेश में अजय सर जो है पूरा का पूरा दारोमदार जो है कमलनाथ के एक और चीज बता के खत्म कर जी। सिर्फ इन 4 राज्यों की बात करेंगे ना तो कांग्रेस पार्टी चारों जगह मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया जी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 11 लाख वोट, 10 लाख समथिंग वोट अधिक पाई है कांग्रेस पार्टी, ये भी जान। और यदि मिजोरम भी जोड़ लेंगे तो कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पाई जी। लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि कमलनाथ की पॉलिटिक्स, अनिल सर, कमलनाथ की पॉलिटिक्स क्या अपने उम्मीदवार, अपनी सीट, अपने मतदाता को जोड़े रख पाने की बजाय जीत जो है, जीत तक कैसा पहुंचा जाए, कमलनाथ कहीं ना कहीं जो है इसमें असफल रहे हैं। और इसमें मैं भारत जोड़ो यात्रा को भी समझना चाहूंगी आपसे कि जिस भारत जोड़ो यात्रा को हम श्रेय देते हैं तेलंगाना की जीत में, लेकिन उसी भारत जोड़ो यात्रा को हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसे देखें? नहीं देखिए, ये है मतलब भारत जोड़ो यात्रा ने ही पिच जो भी कांग्रेस का, अभी देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कांग्रेस के जीतने की क्यों नहीं जीत पाई, इसलिए डिस्कस कर पा रहे हैं कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा ने उस मुकाम पर ला दिया था जहां पर कि हम उनको देखना चाहते हैं या हमको लगता है वो जीत सकते हैं। ये स्थिति नहीं थी पहले, जीत गई भले वो राजस्थान। और ये जो फर्क है, परसेप्शन का जो अंतर है कि एज ए पार्टी, एज ए लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से एस्टेब्लिश कर दिया एक अपोजिशन पार्टी को, जो जिस अपोजिशन पार्टी में G23 जो है 23 उनके टॉप लीडर्स बोल रहे थे कि अब पार्टी चलेगी कैसे, और वो लोग अलग अलग स्वर में विद्रोह कर रहे थे, पार्टी तोड़ने के लिए तैयार थे और चले भी गए कुछ लोग। तो इसीलिए वैसी पार्टी को उन्होंने खड़ी कर दी, एक नैरेटिव खड़ा किया कि बीजेपी को क्यों हराना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जीत है, लोकतांत्रिक इसका बहुत महत्व है। दूसरी बात है जो कमलनाथ वाली बात आपने कही, कमलनाथ के बारे में देखिए मेरी राय एकदम उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं है, कभी भी नहीं रही है, क्योंकि मैंने उनकी पॉलिटिक्स को बहुत समय से देखा है, लगातार फॉलो करता हूं। वो एक प्रो कॉर्पोरेट आदमी है। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ घूम रहे थे, जो कांग्रेस की लीडरशिप जो नैरेटिव बना रही थी, सेकुलर नैरेटिव, एंटी कॉर्पोरेट नैरेटिव, उनके अडानी से भी अच्छे संबंध है, अंबानी से भी अच्छे संबंध है, गोदी मीडिया से भी अच्छे संबंध है। तो जिसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है उससे वो समझौता करना चाहते थे। तो इसीलिए अगर वो चुनाव जीत भी जाते तो ये कांग्रेस के लिए कोई शुभ नहीं होता। ये मैं आपको बोल देता हूं। क्या कमलनाथ ने कंफ्यूज कर दिया मध्य प्रदेश के मतदाताओं को जो जुड़ना चाहते थे या जुड़ने की उम्मीद लगा रहे थे? यस, एकदम कंफ्यूज भी किया। साथ में यह है कि जो आदिवासी, देखिए तीनों राज्य में आदिवासी बड़ी संख्या में वोटर्स थे, वो आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में भी
राजस्थान में भी ये उसको जिस तरह का तवज्जो देना चाहिए था, हालांकि ज्यादा सीटें दी राजस्थान में ये इन्होंने गहलोत ने। छत्तीसगढ़ में भी एक सीट ज्यादा है मेरे ख्याल में जो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उसको एज ए मतलब वोटर्स के कम्युनिटी के रूप में लेना था वो इनके साथ थी। उसके बाद भी ये लूज कर गए क्योंकि उन्होंने जो आदिवासी वाली योजना चलाई और उसका प्रचार किया, उसका फायदा हो गया। उसको काउंटर करने के लिए जो तरीका अपनाना चाहिए था वो नहीं अपना पाए। दूसरा है कि शिवराज सिंह फैक्टर को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। शिवराज सिंह ने वहां बहुत मेहनत करके चुनाव को पार लगाया बीजेपी के पक्ष में। दूसरा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने जो अपने कैंडिडेट्स थे उसको जिताने में भी बड़ी भूमिका अदा की। ये जो छत्रप खत्म किया इन्होंने, तो ये चेहरा इन्होंने रखा, लेकिन उन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जो अब उनको ये करेंगे, मतलब इनको तो ये बीजेपी के लिए भी सबक है कि ये छत्रपों को जो है साइडलाइन करके नहीं आगे बढ़ सकते। बीजेपी के लिए भी सबक है। हाँ जी नहीं, वो आप नहीं वो करेंगे क्योंकि मोदी ने ये तय कर रखा है कि जो अपोजिशन विद इन द कांग्रेस, विद इन द बीजेपी या आउटसाइड बीजेपी, वो सब किसी को भी रहने नहीं देना है। इसीलिए वो अपोजिशन वो किसी में तीनों में, मेरा आकलन है कि तीनों जगह वो पुराने नेतृत्व को किसी को महत्व नहीं देंगे, कोई नया आदमी लाएंगे। और ये बीजेपी में एक डीस्टेबलाइजेशन शुरू होगा जिसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। 2024 तक इतने लोग उनके खुद के मोदी जी के विरोध में बीजेपी के अंदर खड़े होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल सर, आप सीमित समय के लिए जुड़े थे। और जिन चुनावों को लोकसभा चुनाव का टीजर कहा जा रहा था, ट्रेलर कहा जा रहा था, सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसमें कांग्रेस को जिस हार का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी की रणनीति को कहीं ना कहीं जीत का श्रेय दिया जा रहा है। और मोदी ब्रांड जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसकी चमक फीकी पड़ रही है, लेकिन वो एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए ही हासिल हुई है। जो क्षेत्रीय नेता है उनका योगदान जो है बिल्कुल नगण्य की तरह बीजेपी दिखाना चाह रही है। हमारे साथ अजय शुक्ला सर बने हुए हैं। अजय सर, कहीं ना कहीं जो अनिल सर कह रहे हैं यहाँ पर, और जो कमलनाथ जी के बारे में, नेतृत्व के बारे में जो उन्होंने चिंताएं जताई हैं कि अगर आप अपने नैरेटिव से हटकर दूसरे पार्टी के नैरेटिव पर राजनीति करने की कोशिश कीजिएगा जिसमें आप बहुत ही दुर्बल हैं, जो आपकी रणनीति है वो सटीक नहीं बैठ पाएगी और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी नाम लिया उन्होंने और कॉरपोरेट्स का भी नाम लिया उन्होंने, गोदी मीडिया का भी नाम लिया, ये सब जो रणनीतियाँ अपनाई कमलनाथ जी ने, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बहुत ज्यादा उनसे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि ठीक है, मैं भी चूंकि गांधी और नेहरू के विचारों का को आदर्श मानता हूं, तो मेरा मानना है कि इस तरह की नहीं आपको अपनानी चाहिए, आपको गांधी नेहरू के ही सिद्धांतों पे रहना चाहिए। तो 2019 का चुनाव गांधी नेहरू के ही सिद्धांतों पे लड़ा गया था और कांग्रेस पार्टी को तब मोदी का चेहरा था और यहां पर था। और उसके बाद में स्थिति क्या हुई कि कांग्रेस पार्टी करीब करीब 33-34% पे अटक गई थी, लेकिन कमलनाथ ने मेहनत की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ और नतीजा ये हुआ कि जो उन्होंने किया, तो जो एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे बनाने की कोशिश करती है, जो हिंदुत्व उसको थोड़ा बहुत जवाब मिला और उसके कारण बहुत सा वोट फिर से आया और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से 6% से अधिक वोट, और 6% मैं कम कह रहा हूं, उससे भी ज्यादा वोट छीन लिया। करीब करीब वो पड़ता है 18% वोट छीन लिया 2019। जी। तो आप ये समझिए, और यदि 2019 कोई देख ले तो 34% कांग्रेस पार्टी वोट पाई थी और अब 40% के ऊपर पाई है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है, ना कि नुकसान हुआ है। और यदि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीत बता रहे हैं तो ये जो वोट खिसका है, इसका नुकसान का श्रेय क्या मोदी को देंगे? एक दूसरी चीज, इसी तरह की स्थिति कमोबेश
राजस्थान में भी हुई है और इसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई। तीनों जगह नुकसान की वजह हिंदुत्व का और नफरत का कार्ड है। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाएं होती तो फिर राजस्थान भी कांग्रेस जीतती और ये जीतती। लेकिन कांग्रेस को कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा पर जो उन्होंने काम किया जी उसका फायदा दोनों जगह मिला है। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी के वोट में कहीं राजस्थान में तो बढ़ोतरी हुई है। यदि 2018 से भी जोड़ेंगे 2019 से भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और 2018 के हिसाब से जोड़ लेंगे तो साहब छत्तीसगढ़ में भी जो है 1% वोट घटा है और जो है मध्य प्रदेश में 0.4% वोट घटा है। लेकिन 2019 के हिसाब से देख लेंगे जो लेटेस्ट चुनाव था जो मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था उस हिसाब से बहुत ज्यादा वोट बढ़ गया है कांग्रेस का। एक चीज तो यानी मोदी की गारंटी कहीं नहीं चली। यह जीत जो है स्थानीय मुद्दों और हिंदुत्व के कारण हुई है, इसके अलावा शेष और कोई कारण मौजूद नहीं है। जी लेकिन अगर यही मुद्दे हैं तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है ये इसमें सफल रही है कैटेगराइज करने में कि दक्षिण भारत में इसको जो है बीजेपी मुक्त हो गई है, लेकिन चलो उसका उतना फर्क, लेकिन हिंदी बेल्ट में जो है बीजेपी को आने वाले कुछ और समय तक और लोकसभा चुनाव ही क्यों ना इसमें कोई टक्कर ही नहीं दे सकता है अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पर ही टिकी हुई है। या फिर जो है इसमें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बेशक कांग्रेस की देखा देखी कई सारी गारंटी दे दी थी और एक गारंटी मोदी की गारंटी अब इसमें शामिल हो गई है। तो ये तो चुनौती जो दिन पर दिन बहुत ही मजबूत हो गई है, इन नतीजों के साथ और मजबूत हो गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में ही जो कांग्रेस की स्थिति है आप मानते हैं कि कमजोर पड़ गई है? नहीं, क्यों कमजोर पड़ गई? कांग्रेस तो और मजबूत होकर के उभरी है। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी की औकात 0.5% वोट पाने की भी नहीं है और वो 6 सीटें चाहते थे। पहले 20 सीटें चाहते थे, फिर 10 पे आए और फिर 6 पे आके अटक गए। जी साथ क्यों 6 दें आप एक जीत नहीं सकते, 6 की स्थिति आप मांग रहे हैं। और जो वोट आए उससे पता चल गया है कि 0.4% वोट। इसके बाद में आम आदमी पार्टी इतनी सीटों पे लड़ी और लड़ने के बाद स्थिति क्या है, वो भी 0.5% वोट पे अटक गई। इसके बाद आइए AIMIM, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यह बात इस चुनाव में सारे चुनाव में साबित हो गई कि जिस राज्य के वो है वहां सिर्फ 8 सीटें लड़ते हैं और जो भाजपा का नफरत फैलाने वाला उनका प्रदेश अध्यक्ष है उसके खिलाफ तक वो कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, लेकिन अजहरुद्दीन के खिलाफ उतारते हैं। इधर मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटों पे लड़ते हैं, राजस्थान में ज्यादा सीटों पे लड़ते हैं और सब करके छत्तीसगढ़ में लड़ते हैं। तो ये सारी चीजों ने साबित कर दिया कि साहब बी टीम है। तीसरी ये कि बहुजन समाज पार्टी इस्टेब्लिश्ड रूप से यह साबित हो गई कि यह भाजपा के लिए काम कर रही थी। और रही बात, अमित शाह ने अपने खुद के उसमें कार्यकर्ताओं की मीटिंग में यह बात कही थी जो तमाम वहां के बड़े अखबारों में छपी भी, कि आप कांग्रेस को हराने की बजाय सपा और बसपा को मजबूत करिए, कांग्रेस खुद हार जाए। और यही उन्होंने किया। तो यानी भाजपा के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, यह बात भी साबित हो गई। अब इसके बाद में इससे कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो गई कि साहब आप तो एक सीट जीतने के काबिल नहीं हो, हर सीट पे जमानत जब्त कराने वाले हो, 1000 वोट नहीं पा सकते हो। आप चाहते हो कि आपको सीटें, जेडीयू भी वहां लड़ी, जेडीयू ने भी बर्बाद किए हैं। तो ऐसी स्थिति में सबके चेहरे बेनकाब हो गए। तो अब ये तो बहुत अच्छा हो गया इंडिया गठबंधन में। अब जब बात होगी लोकसभा पे तो बताया जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारी वहां हैसियत क्या है और मांग क्या रहे थे। जी लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, जब बात राजस्थान की आती है वहाँ पे मैं देखती हूँ कि चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर चिरंजीवी योजना हो, इस पर बहुत बड़ा बेट जो है राहुल गांधी स्वयं लगा रहे थे। मध्य प्रदेश में काफ़ी आश्वस्त थे कि वहाँ पर हम जीत रहे हैं। राजस्थान के जो स्वास्थ्य कल्याण योजना है उसको काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है, लेकिन लाडली बहना जो है वो रंग लेकर आ जाती है, रंग दिखा देती है, जीत दिला देती है। समझूंगी आपसे। और जब आप बात करते हैं दलित पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स की, ओबीसी पॉलिटिक्स की, तो ये जातिगत सर्वे क्यों नहीं लुभा पाया, जिसको बार बार राहुल गांधी जो है प्रोजेक्ट करते रहे? लोकसभा 2024 के चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति, ये अब लगभग साफ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, उसको आकलन करने और बीजेपी की चुनावी रणनीति में कैसे कांग्रेस धराशायी हो गई है, इसको भी समझे जाने की जरूरत है। और आला कमान जो कांग्रेस का है, वो इस हार से क्या सबक ले रहा है? हमारे साथ अजय शुक्ला जो है जुड़े हुए हैं और लगातार वो कांग्रेस का जो है व्यापक और विस्तृत आकलन भी करते रहे, समीक्षा भी करते रहे। अब बहुत ही उम्मीदों भरे जो है, अभी भी आपने उम्मीदें पाल रखी हैं अजय सर। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब ओबीसी खुलकर जो है, ओबीसी की बात होती है, खुलकर महंगाई की बात होती है, खुलकर रोजगार की बात होती है, इन सभी मुद्दों को जो है शायद मुझे लगता है हिंदुत्व के मुद्दे ने चित कर दिया है, और लोकसभा चुनाव मुझे लगता है कि अब बीजेपी इसी के दम पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अजय सर, मैं तो समझ रहा हूं कि आप लोग पता नहीं कौन सी समीक्षा करते हैं। यदि समीक्षा करते हैं तो जमीनी हकीकत पे कीजिए ना। स्टैटिस्टिक्स तो सामने मौजूद है, अब तो प्रमाणित मौजूद है, ये कोई एग्जिट पोल की तो है नहीं जी साहब। वोट बैंक किसका घटा है? बीजेपी का घटा है, कांग्रेस का नहीं घटा है। कांग्रेस का उल्टा बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश हुआ है। कितना है? दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने अब इस स्थिति में अपने आप को लाके खड़ा कर दिया है कि जिन राज्यों में उसकी वो नहीं है, सीटें नहीं है या एक आध सीटें हैं, वहां पर वो कम से कम अब 20 से 22 सीटें जीतने की स्थिति में आ गई है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव में तो मोदी को चिंता करनी चाहिए कि यदि यही कांग्रेस स्थिति रख गई तब तो हम 100% हार गए, क्योंकि दक्षिण भारत से कांग्रेस ने रास्ता बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। अब दक्षिण भारत आपका बंद हो गया, अब आपके पास में बचा क्या? आपको भले ही ये राज्य मिल गए तो यहां से आपके पास लोकसभा की तो सीटें, सब सीटें ही आपकी हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन जो ये वोट बैंक आया है कांग्रेस का, यदि यही वोट बैंक रह जाता, सारी नफरत फैला लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, यदि यह वोट बैंक रह जाता है जो गहलोत, कमलनाथ, बघेल या सबके कारण है, या राहुल गांधी के कारण है, या कांग्रेस की विचारधारा के कारण है, तो साहब यहां से जहां कांग्रेस का कोई सीटें नहीं है या एक आध सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी कम से कम 23 से 25 सीटें जीतने जा रही है लोकसभा की। लेकिन सर तो सिर्फ ये बार बार नतीजे साबित कर रहे हैं कि सिर्फ वोट फीसद से जीत नहीं मिलेगी आपको कहीं ना कहीं माहौल बनाना होगा। मैं फिर क्या कह रहा हूं, माहौल बन गया ना। जिन सीटों पे जीते हैं उन्हीं की बात करिए ना, हम नहीं कह रहे हैं उन पे जाइए। उन्हीं सीटों को आप डिवाइड कर लीजिए कि साहब यदि वो लोकसभा की 5-5 के हिसाब से कितनी सीटें बनती हैं, उन सीटों का जो स्थिति बन रही है, तो कांग्रेस तो किन किन बेल्टों पे हारी है, तो उन सबको जब आप काउंट करेंगे तो लोकसभा, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के 20 में से 9 संसद सदस्य जो वहां के सिटिंग थे वो चुनाव हार गए जी। आप क्यों नहीं इसकी बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो थे वो हार गए चुनाव, नेता उप प्रतिपक्ष थे वो भी हार गए हैं, और इसके अलावा इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी तमाम सारी चीजें। तो आप भूल जाइए, ये चुनाव बहुत बेहतरीन डिसाइड हो गया है लोकसभा के दृष्टिकोण से, तो मोदी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है जी। लेकिन मैं ये ओबीसी मतदाताओं का मैं आपके जरिए समझना चाहती हूँ, ये जो ओबीसी की पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा बेट लगाती हुई इंडिया घटक दल भी दिख रही है, आखिर आप इसका जो है रुझान अगर मैं देखूं तो बीजेपी के वोट बैंक में तो सेंध लगाती हुई नजर नहीं आ रही है कांग्रेस, या फिर मैं अगर अन्य दलों की भी बात करूं तो देखिए, मैं कांग्रेस को तो ये मानता हूं इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। 19-20 हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, नहीं होने वाला जी। इसका फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, दूसरी और जातिगत पार्टी, जो जाति बेस्ड पार्टियां हैं उनको फायदा मिलेगा, लेकिन जो कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टीज हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है। मैं इतना कह सकता हूं बस। थैंक यू। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने समय निकाला अजय सर और हमारे साथ जुड़े, और अनिल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उन्होंने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। आखिर इस विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं और इन नतीजों का जो अलग अलग आकलन हो रहा है, अलग अलग समीक्षा की जा रही है, कांग्रेस के जो भी शुभचिंतक हैं या फिर जो एक लोकतांत्रिक विचारधारा से अपना समर्थन जताते रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस में जो होप है, जो उम्मीदें हैं, वो लोगों की और ज़्यादा बढ़ी हैं। हालांकि सीटें जो हैं और बहुमत जो है वो बीजेपी को मिला है, लेकिन आलोचक अभी भी ये भरोसा जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है अब एक जिताऊ चेहरा जो है उस तरीके से नहीं है। खास करके जब बात हम लोकसभा चुनाव की करते हैं, शीत सत्र शुरू हो गया है और ये भी जो है इस पर लोगों की नज़र बनी हुई है कि किस तरह से वहाँ पर सुचारू रूप से ये सदन चलेगा या नहीं। हालांकि पहले ही दिन जिस तरह से दिख रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख दिख रहा है और जो एनडीए के सांसद है उनका रुख दिख रहा है, लगातार कोशिश बनी रहेगी कि जो विपक्ष जिस मुद्दों पर चर्चा चाहती है उन मुद्दों पर शायद चर्चा ना हो, और जिन विधेयकों को लेकर सरकार आगे बढ़ना चाहती है वो विधेयक सर्वसम्मति से पास करा लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com पर आप अपना फीडबैक अवश्य भेजिए और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना ईमेल हमें भेजते रहिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।